गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आज हम दिल्ली शिल्पी चित्र के एक दूसरे कलाकार के.एस. कुलकर्णी के बारे में जानेंगे। के.एस. कुलकर्णी मतलब कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी का जन्म पूना के समीप बेलगांव में 7 अप्रैल 1918 को हुआ था। अपने बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था और आर्थिक आर्थिक स्थिति उनके परिवार की कमजोर थी। अतः आर्थिक स्थिति से ज्यादा मजबूत न होने के कारण उन्होंने कला की शिक्षा पहले पूना में ही ली और फिर 1935 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में उन्होंने प्रवेश लिया। 1940 में उन्होंने वहां से कला के डिप्लोमा की परीक्षा पास की। तदुपरांत उन्होंने 1 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भित्ति चित्रण में पूरा किया। इस समय इन्हें टाटा ट्रस्ट की ओर से शोध के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ दिन ये लगे रहे और उस समय कोई कलाकृतियां इन्होंने निर्मित नहीं की, किंतु उसके पश्चात ये दिल्ली आ गए और दिल्ली की एक टेक्सटाइल फर्म क्लॉथ मिल में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। वहां टेक्सटाइल मिल में टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में आप कार्य करते रहे। फिर उसी समय के दौरान बंबई में आकर इनकी भेंट अपने एक पुराने मित्र से हुई। यहाँ उन्होंने उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था टेक्सटाइल मिल में, तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वतंत्र कार्य करने का समय बहुत कम मिल रहा था। पूरी तरह से समय उनका वहां ही बीत जाता था, जिस कारण वे असंतुष्ट थे और अपने कलाकृति सृजन को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने वहां से नौकरी छोड़कर स्वतंत्र कलाकार के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। तब वे युवक युवतियों को भी कला की शिक्षा देने लगे और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में भी अवैतनिक कार्य करने लगे और छात्रों को कला की शिक्षा प्रदान करने लगे। जुलाई 1945 में वे दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिए गए। उसी वर्ष ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग लिया
और 1948 में नई दिल्ली की एक अत्यंत प्रतिष्ठित कला संस्था, आज भी है ये कला संस्था दिल्ली में, त्रिवेणी कला संगम की आपने स्थापना की। इसकी स्थापना के एस कुलकर्णी ने ही 1948 में की दिल्ली में। और 1949 में कुलकर्णी ने दिल्ली शिल्पी चक्र के भी संस्थापक अध्यक्ष का पद संभाला, क्योंकि वो सचिव थे और ये अध्यक्ष बने दिल्ली शिल्पी चक्र के, और नव नियुक्त कलाकारों को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे दिल्ली के कला जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। नए कलाकार यहीं से परंपरागत कला के प्रति विद्रोही स्वर उठाने लगे थे। कुछ कलाकार ऐसे थे जो भारतीय परंपरागत कला के का विरोध कर रहे थे और आधुनिक कला को अधिक महत्ता देने के पक्षधर थे। अतएव एक विद्रोह का स्वर कई कलाकारों की तरफ से दिल्ली में कलाकारों की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा था। जो स्थिति बंबई के प्रगतिशील कलाकार दल की थी, वही दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की थी, क्योंकि वहां भी बहुत से कलाकार परंपरागत कला भारतीय कलाओं का अनुसरण नहीं करना चाह रहे थे। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में भी कुछ कलाकार आधुनिकता की होड़ में परंपरागत कला शैलियों को पीछे छोड़ना चाहते थे। 1949 में वे अपनी प्रतिभा के बल पर 6 महीने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका भेजे गए। वहां वे वहां के कला जगत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वहां के कलाकारों से गहन संपर्क स्थापित किया। और 1950 में भारत लौटे तब उन्होंने अपने द्वारा स्थापित त्रिवेणी कला संगम के कार्य को आगे बढ़ाया और उसके कार्य को गति प्रदान की और एक दिशा प्रदान की। त्रिवेणी कला संगम तथा दिल्ली पॉलिटेक्निक में दोनों ही स्थानों पर वे कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे, छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे और कला छात्रों को आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार से उनका सहारा बनते थे। मैम, आईफेक्स की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आईफेक्स 1950 से 55 तक उन्होंने पॉलिटेक्निक में अपनी समस्त जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया और इसी बीच इन 5 वर्षों में 1950 से 55 तक दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भी इन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया। कुछ समय के लिए ये वहां भी उसके आर्किटेक्चर की प्लानिंग के लिए अपने डिजाइन दिया करते थे। 1954 में वे व्यक्तिगत रूप से फिर से अमेरिका गए और 3 वर्ष बाद 1957 में वे अमेरिका से होते हुए मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू तथा ब्राजील आदि देशों की यात्रा करते रहे और वहां की कलाकारों से गहन संपर्क स्थापित करते रहे और वहां की आदिम संस्कृतियों को समझते रहे। आदिम संस्कृतियों से वे वहां की आदिम संस्कृतियों से वे बड़े प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने वहां की आदिम कला पर अध्ययन किया। उनकी कलाकृतियों में
मैं तथा इनका, जो कि आदिम जातियां हैं अमेरिका की, मैं तथा इनका की संस्कृतियों का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि वहां की जो आदिम कल्चर थी अमेरिका की, ये दो जातियां हैं मैं और इनका नामक, उनकी रहन सहन, उनके धार्मिक विचार आदि का उन्होंने अध्ययन करा किया। तो वो जो वहां की उनके संस्कार थे, उनका प्रभाव इनके चित्रों पर उस समय के देखा जा सकता है। मेक्सिको में वे सिकेरोस के अतिथि थे। मेक्सिको की एक संस्था है, तो वहां उसके अतिथि के रूप में आपका स्वागत किया गया। 1963 में मैम वे उस संस्था का नाम फिर से बोल दीजिए। सिकेरोस। मैम सतीश गुजराल भी यही संस्था में गए थे, मैक्सिको। हाँ हाँ, सिकेरोस। 1963 में वे रूस गए और 1965 में उन्होंने ललित कला अकादमी में अपनी चित्रों की प्रदर्शनियां लगानी बंद कर दी और अकादमी तथा अन्य कलाकारों की उन्नति के लिए प्राण पूरे मनोबल से जुट गए। उन्होंने कहा मैं अब अपनी कलाकृतियां यहाँ प्रदर्शित नहीं करूंगा। पहले वे अकादमी के प्रख्यात कलाकार के रूप में और फिर 1964 और 65, 75, 76, 1974, 75 और 76 तक के लिए अकादमी के वाइस चेयरमैन के लिए निर्वाचित किए गए, चुने गए। अकादमी की साधारण सभा में वे 12 बार सदस्य रहे हैं। 12 वर्ष तक लगातार सदस्य रहे वो अकादमी की सभा में। और 1969 से 1974 के मध्य वे पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी तथा मेक्सिको की यात्रा पर एक बार पुनः गए और 1972 में कुलकर्णी, बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन के पद पर नियुक्त किए गए। मैम डेट क्या बीएचयू बताया आपने? बीएचयू में 1972, और वहां 6 वर्ष यानी कि 72 से 78 तक उन्होंने कार्य किया है, डीन का कार्य यूनिवर्सिटी में, ललित कला संकाय के डीन। इस अवधि में वे 72 से 78 तक उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के फेलो भी चुने गए। इस समय और बाहर भी गए इसी बीच में, विदेश यात्रा पर भी मेक्सिको की। इस समय इस अवधि के बीच में वे 69 से 72 तक और 75 से 78 में अमेरिका में शिक्षण, अध्ययन, कार्यक्रमों के आयोजन, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों में भी संलग्न रहे। जैसे सब कुछ समय मिलता है, 1 आध महीना वहां बीच में हुआ थे, या ग्रीष्मकालीन जो अवकाश मिलता है उसमें वे जाकर वहां के भी अमेरिका और मेक्सिको वगैरह में भी उन्होंने शिक्षण कार्य भी कराया उस समय जाकर, और वहां की भी कलात्मक गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1949 से 1968 तक त्रिवेणी कला संगम के प्रबंधक निर्देशक के रूप में वे कार्य करते रहे लगातार, जहां उनके द्वारा अनेकों कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से कई कलाकार आज भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट तथा गढ़ी में कला की शिक्षा कक्षाएं लेते रहे हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में भी एज ए विजिटिंग लेक्चर उनके होते रहे, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाते रहे, या और एक और
बड़ा अच्छा स्थान है। गढ़ी में एक ललित कला अकेडमी बनी हुई है गढ़ी में, जहाँ की कलाकार स्वतंत्र रूप से रहकर अपने कार्य करते हैं। तो वहां भी बीच बीच में कला के आचार्यों को बुला बुलाकर उनका व्याख्यान या उनके डेमोन्स्ट्रेशन कराए जाते रहे हैं गढ़ी में। तो वहां भी वे जाकर कला की शिक्षा कक्षाएं लिया करते थे। पिछले कई वर्षों से वे दिल्ली के खेलगांव में आवंटित फ्लैट में रह रहे थे। यहाँ उनका स्टूडियो भी था और यहीं पर 17 अक्टूबर 1994 को उनका निधन हो गया। खेलगांव में ही बाद में रहे हैं काफी साल, और जब तक उनका निधन हुआ तब तक वे कला शिक्षा और कला गतिविधियों में पूर्णतः सक्रिय रहे। कला जगत में स्थान पाने के लिए कुलकर्णी को कठिन संघर्ष करना पड़ा, अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ा, और इस परिश्रम से उन्होंने अपनी एक मौलिक शैली का विकास किया। अजंता से लेकर कांगड़ा शैली तक की कला के अनुशीलन में उन्होंने भारतीय कला के महत्वपूर्ण तत्वों को अपनी कलाकृतियों में स्थान दिया। 1930 से 1933 तक उन्होंने साइन बोर्ड भी पेंट किए। साइन बोर्ड पेंटर का काम होता है ना, ये शुरू शुरू में ये भी किया इन्होंने। आरंभ में उन्हें राजा रवि वर्मा के चित्र तथा ब्रिटिश लैंडस्केप बहुत अच्छे लगते थे। समृद्ध रंगों में बने यथार्थवादी रीति के चित्र, विदेशी फिल्मों के पोस्टर भी उन्हें प्रभावित किया करते थे। यथार्थवाद में किया हुआ काम उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। उन्होंने उनकी कई कई अनुकृतियां भी तैयार की। जो विदेशी फिल्मों के पोस्टर होते थे उनकी उन्होंने कई कई प्रतिलिपियां अनुकृतियां तैयार की। जे स्कूल में उनका परिचय वॉश टेक्निक से सबसे पहली बार हुआ था। उससे पहले वो वॉश टेक्निक नहीं जानते थे, यथार्थवादी शैली में ही ज्यादातर काम किया करते थे। और साथ ही इंग्लैंड की रॉयल अकेडमी से भी उन रॉयल अकेडमिक शैली का भी उन्हें वहाँ परिचय मिला, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में। शीघ्र ही उन्होंने यूरोपीय पद्धति के व्यक्ति चित्रण में कुशलता प्राप्त कर ली थी। जो रॉयल अकेडमी शैली है तो वहाँ के पोर्ट्रेट बड़े अच्छे बने हुए हैं। वही यथार्थवादी चित्रण ज्यादातर है तो वही उन्हें ज्यादा पसंद आया था। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग में वो बहुत कुशलता से कार्य कर लेते थे। मध्यकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प से उन्होंने स्पंदनशील लयात्मकता युक्त पेन तथा स्याही से 200 रेखा चित्र बनाकर दिल्ली में पहली बार प्रदर्शित किए थे, और ये सभी चित्र उनके बिक गए थे। इन मूर्तियों के आध्यात्मिक तथा ऐन्द्रिक तत्वों के उत्तेजक चाक्षुष रूपों के समन्वय ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। ये उनका भारतीय मूर्ति कला पर आधारित एक अनोखा कार्य था। उन्होंने शरीर शास्त्र के नियमों की चिंता नहीं की थी और शरीर के स्वाभाविक लय का अंकन किया था। जैसे मूर्ति, भारतीय मूर्ति शिल्प में शारीरिक गठन में एक लय का प्रवाह हमें देखने को मिलता है, उसी का उन्होंने अपने चित्रों में उन मूर्तियों के आधार पर लय युक्त अंकन किया था। इस प्रकार कुलकर्णी ने जिन आकृतियों का विकास किया वह सरल, ऐन्द्र तथा एक रूपता लिए हुए हैं। चोल प्रतिमाओं, चोल राजवंश में जो मूर्ति शिल्प बनाए तो वो उनकी मूर्ति प्रतिमाओं को अमेरिका की मय कला, जो मय और इनका आदिम कला, आदिम जाति है वहाँ की, उनसे जो प्रेरणा ग्रहण की, बाल कला तथा इट्रस्कन प्रभावों, ये यूनानी है, यूनानी शैली इट्रस्कन कला पढ़ी होगी।
आपने में पार्ट 1 या 2 में आई थी यूनानी, यस, हमें एट्रस्कन का हाँ, पढ़ा है। इट्रस्कन प्रभावों के समन्वय से उन्होंने अपनी कला शैली का विकास किया था। अजंता एलोरा की रेखा और अलंकरण पद्धति, कांगड़ा की लयात्मकता तथा ताजगी, पश्चिमी यथार्थवादिता, पिकासो तथा अमेरिकी आदिम कलाओं का सम्मिश्रण बड़ी सरलता से उनकी कला में एक अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। भारतीय शास्त्रीय भाव और रस उनकी कला में घुल मिल गए हैं। समकालीन जनजीवन तथा सामाजिक वातावरण को उन्होंने यथार्थवाद एवं अमूर्त कला के जन अमूर्त कला के मिले जुले प्रयोगों से विकसित किया है। उन्होंने यथार्थवादी कला और अमूर्त कला दोनों के मध्यवर्ती एक दोनों को समन्वित करके एक मध्यवर्ती शैली को प्रस्तुत किया है। मेक्सिको, न्यूयॉर्क आदि के देशों में आदि देशों के भ्रमण द्वारा उनके वहाँ के प्रभाव द्वारा बनाए गए दृश्य चित्रों में उनके विषय ही नहीं बल्कि विधान भी विदेशी हैं। जो वहाँ की यात्रा के दौरान बनाए उन्होंने चित्र, तो विषय भी उन्होंने विदेशी लिए उनमें, और वहाँ की जो मतलब टेक्निक है उसमें वो भी विदेशी है। उनकी आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी होते हुए भी जीवन शक्ति से भरपूर हैं, रेखाएं स्वतंत्र हैं, रंग उत्तेजक तथा लयात्मक हैं। गतिपूर्ण आकृतियों में कोणीय अथवा वक्र शारीरिक स्थितियों एवं मुद्राओं का प्रयोग हुआ है। उनके चित्रों में आकृतियों में रेखात्मकता है, रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है तथा उनमें यथार्थता और अमूर्तता का समन्वय, एक अनोखा समन्वय देखा जा सकता है। कुलकर्णी के संयोजन 1957, ये उनके एक चित्र का नाम है संयोजन 1957, 1957 नामक शीर्षक चित्र में आधुनिक अराजकतापूर्ण परिस्थितियां तथा विश्व पर मंडरा रहे विनाश की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। साहसपूर्ण चौड़े तुलिकाघात, बड़े बड़े तुलिकाघात यानी कि बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक्स, रंगों के चुभने वाले श्वेत मिश्रित बल ताने, रंगों की श्वेत रंग में मिलाकर बहुत ज्यादा तेज प्रकाश युक्त ताने, विकृत आकार, वर्तमान घृणा और मिथ्याचार के सूचक हैं। वर्तमान घृणा और दिखावटी जीवन के परिचायक हैं और मानव की असहायता को प्रदर्शित करते हैं। चित्र पर मैक्सिकन कला का प्रभाव भी, उनके चित्रों पर मैक्सिकन कला का प्रभाव भी दिखाई देता है। उनका एक प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज में मांस तथा रक्त के रंगों में आधुनिक गरीबी, हिंसा तथा भ्रम टूटने की स्थिति का अंकन है। चित्र की आकृतियां अस्पष्ट तथा परस्पर उलझी हुई तथा विवरणहीन हैं,
क्योंकि उन्होंने अमूर्त और यथार्थ दोनों का समन्वय किया है, दोनों को का मिला जुला स्वरूप उनके चित्रों में दिखता है। तो आकृतियां ऐसे लगती हैं जैसे कि विवरण पूरे नहीं है और आपस में उलझी हुई हैं। फिर भी चित्र का संपूर्ण प्रभाव दर्शक को अभिभूत कर देने वाला है। इसके साथ चित्रों के साथ साथ के.एस. कुलकर्णी ने ग्राफिक चित्र भी, छापा कला में भी कई प्रयोग किए हैं और उन्होंने कभी कभी मूर्तियां भी सृजित की हैं। कुल मिलाकर यदि उनके कलाकृतियों का अध्ययन कर कलाकृतियों के और उनके जीवन के बारे में जाना जाए तो उन्होंने भारत में 40 के आसपास और विदेशों में 30 के लगभग प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। इस प्रकार उनका समस्त जीवन कला और कला छात्रों और कला की उन्नति के लिए समर्पित रहा है। इसी ग्रुप के एक दूसरे कलाकार हैं, कलाकार रही हैं जया अप्पासामी, और ये इन्होंने कला लेखन भी काफी कुछ किया है। कलाकार के साथ साथ ये कला लेखिका भी रही हैं। इनके कई कला लेख भारत की अच्छी समुन्नत कला पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और कला संबंधी लेख समाचार पत्रों में भी इनके आते रहे हैं। किसके? जया अप्पा सामी की। इनका पूरा नाम इश्तर जयवंती अप्पा स्वामी, बाद में जय अप्पा स्वामी के नाम से ही जानी गई हैं। इनका जन्म मद्रास में हुआ था। इनका परिवार समाज सेवा के लिए विख्यात था। इनकी आरंभिक शिक्षा के उपरांत कला शिक्षा के लिए ये शांति निकेतन चली गई थी। शांति निकेतन के बाद ये ओबरलिन कॉलेज अमेरिका गईं अपनी कला शिक्षा को और अधिक उन्नत और आगे बढ़ाने के लिए। वहां से लौटने के उपरांत उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट, जिसे दिल्ली पॉलिटेक्निक भी कहते हैं ना, कॉलेज ऑफ आर्ट में 1953 से 11 वर्ष तक चित्रकला की शिक्षा दी। वहां कॉलेज ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति 1953 में हो गई थी और दिल्ली शिल्पी चक्र में 16 वर्ष तक आप सक्रिय रूप से भागीदार रहीं और इस समूह की सदस्य रहीं। आवाज आ रही है? क्लियर? हेलो? यस मैम, आ मैम रही है। मैम आ रही है। दिल्ली पॉलिटेक्निक आर्ट मैम बता रही हैं आप? हाँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट भी कहते हैं ना उसी को। मैम यही नाम था ना, दिल्ली पॉलिटेक्निक आर्ट? हाँ पहले यही नाम था, दिल्ली हाँ पॉलिटेक्निक हाँ, कॉलेज का नाम पहले बदल यही नाम था, अब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है। शांत एक प्रकार से कलाकार के रूप में उन्होंने भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात दोनों ही युगों का अध्ययन किया और दोनों ही युगों के प्रसिद्ध चित्रकारों से प्रभावित रही। साथ ही चाइना के प्रसिद्ध चित्रकार ची पाई शी से भी वे
बहुत प्रभावित हुई। अमेरिका में उनकी कला इतिहास की आलोचना संबंधी प्रवृत्ति विशेष विकसित हुई। कला इतिहास की आलोचना से ही फिर आगे चलकर वो कला लेखिका बन गई। यहाँ वहाँ 1952 से 53 में उन्होंने बंगाल स्कूल का वस्तुपरक मूल्यांकन किया। भारत लौटने पर उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में कला शिक्षक के पद पर नौकरी तो मिल गई, लेकिन कला लेखन में उनका ध्यान ज्यादा रहा वहाँ। और वहीं वे शैलोज मुखर्जी के भी संपर्क में आई तभी, और उन्होंने काफी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें शैलोज द्वारा जो प्रयोग किए गए कला में वे बहुत पसंद आए। उन्होंने बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने ललित कला अकादमी द्वारा शैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राफ का संपादन किया। बहुत सारे कलाकारों का मोनोग्राफ ललित कला अकादमी से प्रकाशित है, जिसमें शैलोज का मोनोग्राफ का संपादन जया अप्पा स्वामी द्वारा किया गया है। जया इस प्रकार चित्रकार होने के साथ साथ या करती होने के साथ साथ कुशल लेखिका भी रही हैं। हिंदुस्तान टाइम के अंग्रेजी संस्करण में वे 5 वर्ष तक कला स्तंभों की लेखिका आलोचिका रही हैं। कला का एक अलग वो रहता है ना पार्ट, न्यूज़पेपर में कला स्तंभ बोलते हैं उसको, तो उसका उसमें लिखना और उसमें कई बार आलोचना भरे लेख लिखना लगातार 5 सालों तक किया है इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। 1964 से 1976 तक ललित कला अकादमी नई दिल्ली के समकालीन कलाकारों से संबंधित प्रकाशनों की संपादिका रही। जो भी प्रकाशन ललित कला अकादमी से प्रकाशित होते थे इस बीच में 76 तक, 64 से 76 यानी कि लगभग 12 साल तक ललित कला अकादमी से जो भी प्रकाशन हुए उनमें संपादन का कार्य जयप्पा स्वामी ने किया। 1977 में वे कला भवन विश्व भारती, कहाँ है ये? शांति निकेतन में। कला भवन विश्व भारती जो कि शांति निकेतन में है की विजिटिंग प्रोफेसर रही। और 1978 से 79 में वे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरी कल्चरल रिसर्च नई दिल्ली की फेलो रही। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली की फेलो मतलब सदस्य रही। इनके अनेक लेख विभिन्न अच्छे स्तर की पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे और इन लेखों के अतिरिक्त इनके द्वारा कई पुस्तकें, जिनमें 4 प्रसिद्ध हैं, भी प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक का नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। दूसरी पुस्तक का नाम है आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प।
इनके द्वारा रचित तीसरी पुस्तक का नाम है मराठा युग की तंजौर चित्रकला और इनकी चौथी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कांच पर भारतीय चित्रकारी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंपनी काल की भारतीय चित्रकला विषय पर शोध कार्य किया। कंपनी काल की भारतीय चित्रकला विषय पर शोध कार्य किया, जिसका कि इनका शोध प्रबंध बहुत उच्च कोटि का है। इनके संग्रह में अनेक भारतीय चित्र थे। इनकी मृत्यु के बाद वो प्राप्त किए गए, तो कई भारतीय चित्र इनके संग्रह में अच्छे अच्छे चित्र थे। शिक्षण तथा लेखन के साथ साथ वे चित्र भी बनाती थी। इस प्रकार वे बहुमुखी संपन्न कलाकार थी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थी। तैल माध्यम में कई बड़े आकार के चित्र इन्होंने बनाए हैं। इनके चित्र प्राय हरे, काई जैसे रंग के तथा नीले रंगों के साथ उनकी संगत होते हुए खूबसूरती से अंकित किए गए हैं। कली के समान कोमल और कामनीय एकाकी किशोरियां जिनका यौवन खिल रहा है, उनके चित्रों की विषय बनी। कुछ नारी आकृतियों के चित्र बनाए इन्होंने। तो नारी आकृतियां उनकी कैसी हैं? बिल्कुल छरहरी शरीर वाली किशोरियां और जिनका यौवन बड़ी खूबसूरती से उनके चित्रों में खिल रहा है, ये उनके मुख्य विषय थे। पृष्ठभूमि में प्रायः पहाड़ियां अथवा विरोधाभास की प्रतीक युगल आकृतियां चित्रित हैं। अपने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने किशोरियों को अपने चित्रों में बनाना छोड़ दिया था और तब वे केवल दृश्य चित्र ही बनाया करती थी। किंतु उनमें भी उनके रंग उसी प्रकार से उन्होंने रंग उसी प्रकार से लगाए हैं जो कि पूर्ण यौवन के प्रतीक हैं और उनमें प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है और प्रकृति का अछूता सौंदर्य उनमें अंकित हुआ है। उनके द्वारा निर्भीकता पूर्ण लिखी गई आलोचनाओं से दिल्ली के बड़े बड़े कलाकार भी हिल जाया करते थे और अंत में दबाव में आकर उन्होंने 1964 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। लेखन बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस समय उनका। इसके पश्चात उन्होंने ललित कला के प्रकाशनों का कार्य संभाला। 64 से तो वो लगातार ललित कला में ही जो प्रकाशन हुए, 64 से 76 तक वहीं रही। तो वो दोनों काम इकट्ठे एक साथ करने हो रहे थे, कर नहीं सकते ना ऐसे वहां और वहां लगातार। तो एक काम फिर उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट का शिक्षण का छोड़ के और ललित कला अकेडमी के संपादन का कार्य संभाल लिया। यहाँ भी देश के प्रमुख कला केंद्रों कलकत्ता, बम्बई, बड़ौदा, मद्रास, नई दिल्ली, हैदराबाद तथा लखनऊ के बड़े बड़े कलाकारों के संपर्क में वो रहा करती थी और उनकी आपसी खींचतान, कलाकारों की प्रतिस्पर्धा से वे बड़ी अच्छी तरह से मुखातिब थी। उन्हें उनकी प्रतिस्पर्धा का
के मध्य बहुत ही साहस से अपने लेखन को आगे बढ़ाया। इसी अवधि में उन्होंने तंजौर तथा मैसूर से कुछ लोक शैली की कांच की पेंटिंग प्राप्त की और उन पर पुस्तक लिखी। मराठा युग की तंजौर चित्रकला लिखी उन्होंने इसी समय, क्योंकि तंजौर और मैसूर की कुछ लोक शैली पर आधारित उन्हें चित्रों को देखने का अवसर मिला और उन चित्रों से वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने मराठा युग की तंजौर चित्रकला नाम से पुस्तक का लेखन किया। अपने संग्रह को उन्होंने रसजा फाउंडेशन नाम दिया था, जो उनका खुद का अपना पर्सनल चित्र संग्रह था, उसको उन्होंने रसजा फाउंडेशन के नाम से संबोधित किया। 1983 से 84 में ब्रिटेन में भारतोत्सव के समय वे कंपनी शैली की ओर आकर्षित हुई। उसी समय उन्होंने कंपनी काल की भारतीय चित्रकला का पर अपना शोध प्रबंध लिखा। 1983 से 84 के मध्य ब्रिटेन में जब भारतोत्सव मनाया गया तो कंपनी शैली की ओर वे आकर्षित हुई और उनका एक चित्र उस समय कंपनी शैली के आधार पर जो उन्होंने बनाया था, बहुत ऊंचे मूल्य पर वहां पर खरीदा गया भारतोत्सव में। अपने अंतिम समय में वे बीमार रहने लगी। उनकी चिकित्सा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 10,000 रुपए का एक चेक भी भेजा था, जिसे प्राप्त कर वे अत्यधिक भावुक हो गई थी। 3 सितंबर 1984 को वे इस संसार से चल बसी। जया के चित्रों की एक पहचान यह बन गई थी कि वह एक विशाल भू दृश्य को और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया करती थी। कभी कभी इनमें वृक्ष भी अंकित किए गए हैं। सभी प्राकृतिक उपादानों में विविध और आकर्षक रंग उनके द्वारा भरे गए हैं। इस प्रकार के वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में अधखिली कली की भांति किशोरावस्था को छोड़कर यौवन में प्रवेश करती हुई युवतियों का अंकन, कहीं वे युवती बैठी और कहीं वे लेटी हुई, इस प्राकृतिक छटा में दिखाई देती हैं। चित्र का संपूर्ण प्रभाव मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता था। उनके चित्र बड़े ही प्रभावशाली बने हैं। साथ ही उनका बेबाकी से लेखन लिख देना, कलाकारों की आलोचनात्मक लेख लिखना, निडर होकर कलाकारों के ऊपर, बड़े से बड़े कलाकारों के ऊपर आलोचनात्मक लेख लिखना, कुछ कलाकारों की प्रशंसात्मक लेख लिखना, इन लेखनों के द्वारा उन्होंने भारतीय कला को बहुत समृद्ध बनाया है। आधुनिक ललित कला अकादमी से प्रकाशित समकालीन कला एवं कंटेम्प्रेरी आर्ट जैसे कला पत्रिकाओं में भी उनके बहुत लेख छपे। साथ ही मार्ग, जो कि कला की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें भी उनके लेखों का निरंतर प्रकाशन होता रहा है। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि जया अप्पा स्वामी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार, मैम लेखिका और मार्ग कला। पत्रिका, हाँ, मार्ग पत्रिका, मार्ग, हाँ मुल्क राजानंद वाली। हाँ हाँ, का संपादन शुरू में किया उन्होंने, उसका संपादन बहुत पहले, उनके बाद फिर और कई सारे लोगों ने किया है। और मार्ग में भी इनके लेख मैंने खुद भी पढ़े हैं, मार्ग में इनके लेख। जया पसंद एक अच्छी लेखिका और कला आलोचिका रही हैं। इसके बाद इस ग्रुप के एक और बड़े अच्छे कलाकार रहे हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का जन्म 5 जुलाई 1925 को पंजाब के लावलपुर नामक नगर में हुआ था। पंजाब के लॉयलपुर नामक। इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की और अपना जीवन एक बैंक की नौकरी से प्रारंभ किया था। प्रारंभ में बैंक में इन्होंने नौकरी करना आरंभ किया था और 13 वर्ष तक बैंक में नौकरी करने के पश्चात इन्होंने चित्रकला सीखी और 1948 में इसमें मनोयोग से लग गए। पूरे मन की शक्ति से ये चित्रकला में लग गए और तब इन्होंने अनेकों चित्रों का सृजन किया। यद्यपि इन्होंने किसी कला विद्यालय से कला की कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की है। लाहौर के मात्र एक काम किया इन्होंने, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट है लाहौर में, वहाँ की सांध्यकालीन कक्षाओं में ये अवश्य जाया करते थे। विधिवत कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं, वहाँ कला सीखने जाया करते थे शाम के समय। और 1952 की प्रगतिशील कलाकार दल की प्रदर्शनी में भी ये सम्मिलित हुए थे, पैक की, और उनके कैटलॉग भी इन्होंने तैयार किया था। यहाँ से कला मेयो आर्ट स्कूल से कला सीखने के पश्चात 1961 से चित्रकला के प्रति ये पूरी तरह समर्पित हो गए और इन्होंने अपनी बैंक वाली नौकरी छोड़ दी। 1962 में रॉक फेलर छात्रवृत्ति पर उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अगले वर्ष अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में रेजिडेंट कलाकार के रूप में आमंत्रित किए गए। अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है वॉशिंगटन में, उसमें फिर ये रेजिडेंट कलाकार के रूप में रहे। उन्होंने वहाँ अनेक प्रदर्शनियां की और 1968 की प्रथम त्रैवार्षिकी में भारत की जो त्रिनाले है, त्रिवार्षिकी का मतलब त्रिनाले में उन्हें पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार मिला त्रिनाले का। वे आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के भी सदस्य रहे। उन्होंने कला जगत में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी तब तक। आजकल वे दिल्ली में कलाकारों के लिए विशेष रूप से निर्मित साधना स्थली गढ़ी में कार्य करते रहे। काफी वर्षों तक वे गढ़ी में भी कलाकारों के साथ कला की साधना करते रहे, अन्य कलाकारों के संपर्क में आए, वहां से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा।
कृष्ण खन्ना की कला की शैली यहाँ आकर परिमार्जित हो गई और उनकी कला की भाषा को साधारण दर्शक आसानी से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें शुद्ध डिजाइन मौलिक विधि से संयोजित किए गए हैं। उनके संयोजन नितांत मौलिक हैं, जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते, जो कि उनकी कल्पना से रचे गए हैं। कृष्ण खन्ना के की चित्र रचना के पूर्व की क्रिया को चित्र रचना से पूर्व चित्र का अनुमान अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेते थे और एक अनुमानित चित्र अपने मानस पटल पर खींच लेते थे। इस प्रकार उनके चित्र उनके विचार से चित्र बाहर बाद में निर्मित होते थे। तेल माध्यम में उन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं, क्योंकि तेल माध्यम उनको लगता था कि इसमें चित्र स्थायी होते हैं, परंतु तेल माध्यम से बने चित्रों से वे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। यह माध्यम उन्हें अधिक पसंद नहीं था। वे ऐसा मानते थे कि कला एक अनुभव है और जो कलाकृति हमें कोई नया अनुभव दे वही श्रेष्ठ है। कृष्ण खन्ना के विचार से संस्कृति अथवा परंपराओं का एक सीमित और सावधानीपूर्ण उपयोग केवल आज के ही संदर्भ में होना चाहिए। ऐसा न हो कि अतीत हम पर हावी हो जाए। हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इसलिए वो परंपरा और भविष्यवादी सोच को रखकर आधुनिक विचारों वाले कलाकार थे। उन्होंने कला के मूलाधारों का अध्ययन करके तकनीक का ध्यान रखते हुए एक आकृति मूलक चित्रकार के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। उनके प्रारंभ के चित्र आकृतियों को दर्शाते हैं। एक बार जब वे मद्रास में एक वीणा वादक का चित्र बना रहे थे, तो उन्होंने अनुभव किया कि वीणा के तारों की ट्यूनिंग भी राग की प्रस्तुति का एक अनिवार्य अंग है। उनके चित्रों में वीणा के तारों की ट्यूनिंग, वीणा के तारों से पैदा होने वाला वो राग बहुत ही सहजता से सुना जा सकता है। वो ट्यूनिंग, संगीतज्ञ, वीणा सब राग के ही अंग हैं। उन्हें अलग अलग अनुभव करके राग का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि बंधी परिपाटी पर काम किया जाए तो चित्र की संपूर्णता का अनुभव नहीं किया जा सकता। परंपरागत रीति से तो एक वीणा वादक को हाथ में वीणा लिए चित्रित करना मात्र पर्याप्त है। मतलब उनकी सोच थी कि परंपरागत रीति में तो कलाकार को एक वीणा या वीणा वादक को हाथ में वीणा लेके चित्रित कर दिया, वही काफी है। इससे उस राग को नहीं सुना जा सकता चित्र में, जो राग भी उसमें आ जाए ऐसा चित्र होना चाहिए। पर उससे चित्र की रागात्मक अनुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती जब मात्र एक वीणा वादक को हाथ में वीणा देकर चित्रित कर दिया जाए। अतः कृष्ण खन्ना ने किसी भी स्थान
से चित्रांकन आरंभ करके उसे संपूर्ण कैनवास पर बढ़ाते जाने की विधि अपनाई। फ्री फ्लोइंग रेखाएं उनके चित्रों में एक सिरे से शुरू होकर अंतिम छोर तक जाती हैं। उनके चित्रों में यह परिवर्तन 1953 में आया। इससे पूर्व वह नितांत आकृति मूलक चित्र बनाया करते थे। इस विधि से उन्होंने एक पूरी रागमाला का चित्रण किया। जो वीणा वादक का चित्र बनाया उन्होंने वहां जाकर मद्रास में, तो फिर पूरी एक रागमाला की श्रृंखला चित्रों की तैयार की। इसके उपरांत वे सहज रूप से चित्रकारी करने लगे। किसी भी चित्र में विषय अथवा थीम का विचार भी उसके बाद उन्होंने त्याग दिया। वे पतले रंगों से बड़ी तीव्र गति से चित्रांकन करने लगे, किंतु तेल रंग में रंग देर से सूखने का डर नहीं रहता था, अतः बीच बीच में बैठकर विचार करने से मूल प्रेरणा में भी अंतर करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कभी कभी चित्र उनका पूरी तरह परिवर्तित हो जाने लगा। अतः श्री खन्ना ने तेल माध्यम छोड़ दिया, और क्योंकि वो उन्हें पहले से ही पसंद नहीं था, तेल माध्यम थोड़ा भारी लगता था। अब आकर उन्होंने तेल माध्यम में चित्र बनाना छोड़ दिया और राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से चित्र बनाने लगे। मोटा मोटा सा पेपर आता है, थोड़ा राइस पेपर रफ होता है, उस पर उन्होंने चाइनीज स्याही से चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। इसमें बहुत शीघ्र काम करना पड़ता है और सुधार भी नहीं किया जा सकता। ऑयल में उन्हें ऐसा लगता था जैसे जल्दी जल्दी पतले रंगों से बनाते थे, लेकिन कभी कभी कोई और दूसरा विचार आने पर वो उसे परिवर्तित कर देते थे, लेकिन इस बात से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अतः संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना माध्यम ही चेंज कर दिया और तब उन्होंने चाइनीज स्याही से राइस पेपर पर चित्र बनाना प्रारंभ किया, और इसको वे इस माध्यम में काम कर कर वे खुश थे और संतुष्ट भी हुए। कृष्ण कन्ना की कृतियां स्मृति चित्र हैं। वे दृश्य न होकर अंतर्दृष्टि हैं, क्योंकि वे तो उनकी अंदर की सोच की उपज है। उनका चित्र पहले दिमाग में बन जाता है, तब वो बाहर आता है, तो वो उनकी अंतर्दृष्टि का परिणाम है। इसमें वस्तु की आंतरिक प्रकृति को पकड़ने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने वस्तु के बाह्य रूप को उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उसके आंतरिक रूप को या आंतरिक उपादेयता को ध्यान में रखकर उन्होंने वस्तु का चित्र बनाया है, या वस्तु की आंतरिक प्रकृति को पकड़ने की उन्होंने अपने चित्रों में पर्याप्त कोशिश की है। अतः इनकी आकृतियां प्रस्तुति मूलक नहीं है। उनके चित्रों का अपना एक निराला ढंग है। लिपि के समान रेखाएं, मन स्थिति को व्यक्त करने वाले रंग, एक अजीब सी विकृति जो भयावहता का अभाव देती है। जल्दी जल्दी बनाने से चित्र विकृति पूर्ण है, मतलब अमूर्त रूप के हो गए हैं, और त्वरित कार्य के कारण प्रवाह में चित्रों का सृजन हुआ है। उनके चित्रों में वृक्ष की शाखा, उल्लू, चिड़िया के पैरों के चिन्ह, घोंगे के रेंगने से बनी रेखा, पानी का बहाव, परछाइयां,
मेघों के विचित्र आकार, सूर्यास्त, क्षितिज की ओर उड़ते पक्षी तथा मानवाकृतियां आदि देखे जा सकते हैं। उनके चित्रों में रूपों को बदलते हुए प्रकट किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि रूप परस्पर बदल रहे हैं। रूप जो स्मृति में अस्पष्ट से चिन्ह बनकर रह गए हैं, वही उनके बाहर चित्र पटल पर आ गए हैं। कटी फटी रेखाओं द्वारा वे उनमें एक विशेष टेक्सचर उत्पन्न कर देते हैं। उनके टेक्सचर संबंधी यह प्रयोग नितांत मौलिक है। उनके चित्रों में एक मौलिक टेक्सचर या पोत की रचना हुई है। कृष्ण कन्ना ने 2-3 वर्ष तक अमूर्त कार्य करने के अतिरिक्त सदैव आकृति मूलक कार्य भी किया है। यानी कि उनका अमूर्त और फिगरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव दोनों कार्य वो साथ साथ करते रहे। उनके चित्रों के विषय आधुनिक जीवन पर करारा प्रहार करते हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय उन्होंने नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए कुछ शक्तिशाली लोगों का चित्रण किया था और 1979 में एक चित्र में नोटों का हार पहने एवं हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता को चित्रित किया था। इस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन विषयों को बड़े ही शक्तिशाली ढंग से अपने चित्रों में प्रस्तुत किया है। नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए शक्तिशाली लोगों का अंकन उनके समाज की विद्रूपताओं को दर्शाने का एक तरीका है। इसी प्रकार नोटों के हार पहने हुए और हाथ जोड़े हुए नेता को चित्रित करने का के पीछे भी समाज में फैली भ्रष्ट नेताओं की छवि को उन्होंने इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है। इस प्रकार उनके चित्र सामाजिक विषयों और समाज में फैली विद्रूपताओं और असमानताओं को प्रस्तुत करने के लिए उनके विषय चुने गए हैं। उनके विषय समसामयिक हैं और उनके चित्र कभी मूर्त तो कभी अमूर्त होकर अनायास ही दर्शक को अपनी ओर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसी समूह के एक अन्य महत्वपूर्ण कलाकार हुए रामेश्वर बरूटा। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। रामेश्वर बरूटा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, भारतीय कलाकार हैं, जिन्होंने आधुनिक कला को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि कृष्ण खन्ना और रामेश्वर बरूटा दोनों ही कलाकार आज हमारे मध्य नहीं हैं। रामेश्वर बरूटा का जन्म दिल्ली में 21 फरवरी 1941 को हुआ था। जब वे केवल 4 वर्ष के थे, तब कक्षा में एक छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक वृत्त बनाकर उसमें आंखें, नाक, बाल, गर्दन, तिलक, मुकुट
आदि बनाए। और ये छात्र कोई और नहीं, रामेश्वर बरूटा थे। उन पर इन सभी चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि चौक से जिस प्रकार लिखा जाता है वैसे ही चित्र भी बनाया जा सकता है। अतः घर जाकर एक प्याले की सहायता से व्रत बनाया और फिर उसे मुखाकृति का रूप उन्होंने दे दिया। उन्होंने इस प्रकार अनेक चित्र दीवारों पर भी बना डाले, घर की दीवारों पर भी बना डाले। उसके बाद तो हर समय चित्र बनाने का मानो उनके सर पर भूत सवार हो गया था। चोरी छिपे घर पर तथा कक्षा में पीछे बैठकर कार्टून आदि वो बनाते रहते थे। अंत में यह प्रवृत्ति उन्हें कला विद्यालय में खींचकर ले गई और यहीं से उनका कलाकार जीवन का सफर प्रारंभ हुआ। 1964 में उन्होंने दिल्ली कला महाविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त किया और प्रदर्शनियां आयोजित करना आरंभ कर दिया। नई दिल्ली की तृतीय तथा चतुर्थ त्रिवार्षिकी त्रिनाले के अतिरिक्त त्रिनाले में उन्होंने अपने चित्र प्रदर्शित किए। इसके अतिरिक्त युगोस्लाविया, बुल्गारिया, पोलैंड, बेल्जियम, सैन फ्रांसिस्को तथा मैनचेस्टर आदि में भी उनके चित्र प्रदर्शित किए गए। उनके चित्रों के चित्र अनेक जगह संग्रहित हैं। वे दिल्ली शिल्पी चक्र के 1968 से 70 तक सम्मानित सचिव भी रहे। 68 से 70 तक यही सचिव रहे। उसके बाद पहले भावेश सान्याल थे, उनके बाद ये सचिव हो गए थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक कार्यक्रम के अंतर्गत 1976 में वे फ्रांस भी गए थे और 1967 से वे त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग के प्रमुख के पद पर कार्यरत हुए। त्रिवेणी कला संगम किसने बनाया था? वो रात कुलकर्णी, के.एस. करनी। कुलकर्णी, हाँ। और उसी में फिर इन्होंने इनको कला विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था, के.एस. कुलकर्णी ने, और उन्हीं के संपर्क में थे तो इसीलिए उस समय दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव भी बने। रामेश्वर बरूटा सफल चित्रकार तथा ग्राफिक कलाकार हैं। इन्होंने छपा कला में भी बहुत से चित्र सृजित किए हैं। इन्होंने मानव मन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने के अभिप्राय से ऐप सादृश्य मानवाकृति को अपना माध्यम बनाया। इनकी मानवाकृति ऐप के समान है। वो होता है ना, थोड़ा सा ऐप जो है बन मानुष जैसा, बन मानुष जैसी है इनकी आकृतियां, देखी होंगी आपने। तो जो भी मानवाकृतियां इन्होंने रची हैं वो थोड़ी बन मानुष जैसी लगती है, ऐप। इससे वे उनके मौलिक तथा आदिम रूप को चित्र भूमि में अंकित करने में सफल हुए हैं। मतलब जैसे कि मानव का वो आदिम रूप दिखाना चाहते हैं अपने चित्रों में, ऐसा लगता है। और उस आदिम रूप को उन्होंने, मानव के उस आदिम रूप को आधुनिक परिवेश से जोड़ने का प्रयत्न किया है। वे इनके द्वारा निर्मित
मार्मिक व्यंग को प्रस्तुत करते हैं। ये मानव कृतियां उनके द्वारा निर्मित मार्मिक व्यंग समाज में प्रस्तुत करती हैं। इनके अनुसार हजारों साल भी मनुष्य में अंतर नहीं आया है। उनका कहना था अंदर से अभी भी ये आदि नहीं है, आदिम अवस्था में है मानव। इतने साल हो गए, सभ्यता ऊपर से ढोंग के रूप में पहन ली है, लेकिन जो अंदर से आज भी इसमें वही आदिम जानवर छिपा हुआ है। तो वो दिखा के लिए इन्होंने मानवाकृतियों को वन मानुष जैसा, ऐप जैसा चित्रित किया है। इसीलिए उनकी मानवाकृतियां में चौड़े कंधे, पर्याप्त मांसलता, किंतु पसलियों का स्पष्ट आभास दिया है। और ये हष्टपुष्ट शरीर मानव की आंतरिक शक्ति और आदिम युग से निरंतर चल रहे उसके संघर्ष की अनुभूति को प्रस्तुत करने के लिए उसकी पसलियों को भी जगह जगह प्रदर्शित किया गया है। शरीर में पसलियों को भी दिखाया है कई जगह। उनकी ये मानव कृतियां नग्न ही अंकित की गई हैं और केवल पुरुष आकृतियां ही वे अपने चित्रों में बनाया करते थे। नारी आकृति का उन्होंने कहीं भी अंकन नहीं किया है। उनका विचार है कि वे जिस अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृति के द्वारा ही संभव हो पा सकेगी या संभव है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय कला में नारी आकृतियों का ही अंकन हुआ है। पर रामेश्वर बरूटा एक ऐसे अपवाद है कला के क्षेत्र में कि जिन्होंने नारी आकृति को कहीं चित्रित नहीं किया और पुरुष आकृतियां, और वो भी बलिष्ठ, कहीं कहीं पसली दिखती हुई और जंगली मानव की तरह से चित्रित की है। क्योंकि वे इन आकृतियों के द्वारा मानव की वही आदिम जंगली मनोस्थिति को दर्शाना चाहते हैं कि मानव की आधुनिक सभ्यता और को वे बाह्य बताते हैं और उसके आंतरिक रूप से आज भी मानव कितना आदिम है, कितना उसी जंगली अवस्था में वह भीतर से है, ऐसा उन्होंने अपने चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया है। और इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्हें सही माध्यम मानव वो पुरुष आकृतियों को ही चुना है। उनका मानना था कि यह भाव वह पुरुष आकृति द्वारा ही सफलतापूर्वक दर्शा सकते हैं। ऐप अथवा गोरिल्ला के समान आकृति के माध्यम से वे पुरुष की पाश्विक प्रवृत्तियों, पशु जैसी, पाश्विक से मतलब है पशु जैसी प्रवृत्तियों, वही मैंने बताया भी जंगली प्रवृत्ति को दर्शाना चाहते थे तथा उसकी अशोभनीयताओं को भी प्रकट करना चाहते थे कि किस तरह से जो आज भी वो जंगली हरकतें या अशोभनीय हरकतें मानव पुरुष कर देते हैं, उसे वो उनके उस भीमकाय शरीर और थोड़ा वन मानुष जैसी आकृति के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उसकी अशोभनीय हरकतों को प्रस्तुत करना के लिए उन्होंने पुरुष आकृतियों का यह रूप अपने चित्रों में सृजित किया है, जो सामाजिक रूप से एक व्यंग है, जो समाज पर एक व्यंग है, जो पुरुष जाति के लिए एक व्यंग है। 1970 से 1980 तक की अवधि में उन्होंने इस प्रकार के असंख्य चित्र बनाए हैं। उन्होंने उनकी पुरुषाकृतियों पर उन्होंने शरीर पर बाल दिखाए और इन बालों को दिखाने के लिए तूलिका के बजाय ब्लेड के टुकड़े से कैनवास खुरचकर इच्छित प्रभाव उत्पन्न
किया है, क्योंकि उससे खरींच के बारीक बारीक रेखाएं, वहां से कलर हट गया तो वो ऐसा लगती है जैसे बनमानुष बाल आ गए हैं, गोरिल्ला जैसा छवि उभर कर आई है। 1980 के पश्चात कुछ वर्षों तक वे और नए प्रयोग करते रहे और फिर गोरिल्ला के स्थान पर मनुष्य का अंकन करने लगे। फिर थोड़ी उनकी मानवाकृतियां परिमार्जित रूप लेने लगी। इस प्रकार रामेश्वर बूटा कलाकार के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता के बजाय मानव प्रवृत्तियों को दर्शाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। आजाद वे कलाकार के आजादी कलाकार की आजादी और उसकी अंतर्दृष्टि को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कलाकार की आजादी और अंतर्दृष्टि को चित्र सृजन के लिए वे सबसे आवश्यक समझते हैं। यानी कि कलाकार को आजादी से और अपनी अंतर्दृष्टि से ही चित्र सृजन करना चाहिए, ऐसी उनकी विचारधारा है। अपने अंतिम समय तक वे दिल्ली में चित्र सृजन करते रहे। इसके अतिरिक्त एक और कलाकार है ग्रुप की, देवयानी कृष्ण, जो कृष्ण खन्ना है उनकी पत्नी, मैम इसको कल पढ़ा दीजिए। कवल कृष्ण की पत्नी नहीं है, कवल मैम इसको कृष्ण। कल पढ़ा सकती हैं हम? चलो टाइम लगता और कोई बात इससे पूछो तो बताओ। वैसे बातें ज्यादा ही तो होती है, हो भी जाए। मैम मुझे थोड़ा काम है अभी। बाकी लोग कहाँ हैं आपकी क्लास के? कोई इसमें से क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये बस ग्रुप की ग्रुप डिस्कस कर दिया मैंने ये, और कृष्ण की बातें थी। नाम सुनो। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, टाइम मेरा हो सकता है पूरा न हो पाए। ठीक है मैम। और 1890 के ग्रुप के पढ़ा मैंने स्वामीनाथन, तो उस ग्रुप के और बाकी बच्चे कलाकार थे, कल मैं पूरे करूंगी। ओके, हम लीव करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।